नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछले क्लासेस से हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं। मौर्योत्तर काल में हमने इंडो ग्रीक शासकों को देखा, शकों को देखा, पार्थेंस को देखा, कुषाणों को देखा। हमने उनके राजनीतिक प्रभावों को भी देखा और कुछ-कुछ छोटे-छोटे हमने प्रभाव देख लिए। और मैं आपको पहले बता चुका था कि हमने उसमें राजनीतिक क्षेत्र देखा है, हमें आर्थिक क्षेत्र देखना है, सिक्कों के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। सामाजिक क्षेत्र पर, धर्म के क्षेत्र पर हम देखते चले जाएंगे। आज हमको सिक्कों पर प्रभाव को देखना है और सिक्कों के प्रभाव को आप ऐसे समझते रहिए कि सिक्कों का जो प्रभाव है हम लोग एकदम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे और इस काल तक हम लोग को सिक्कों के प्रभाव को देखना है और बाकी आगे के कालों में तो हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमें अब सिक्के ऐसे दिख रहे हैं जो साँचों में ढलेंगे। इसलिए ये काल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिक्के इससे पहले साँचों में नहीं ढल रहे। हमने हमें ड्रॉपलेट्स मेथड देखने को मिलता है, हमें पेपर कटिंग मेथड देखने को मिलता है, हमें आहत सिक्के, हमें पंच मार्क सिक्के यानी पंच करके सिक्के बनाए दिखते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले जो साँचों में ढले तरीके से मानक यानी स्टैंडर्ड सिक्के, यानी अगर 5 ग्राम का सिक्का है तो हर सिक्का 5 ग्राम का ही होगा। हमें ये सब विशेषताएं इस काल में देखने को मिल रही हैं, इसीलिए सिक्का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम सिक्कों के बारे में मुख्यतः इस क्षेत्र में इस काल में देखते चले जाएंगे। और आप इसको ऐसे समझिएगा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और आज के काल तक यानी मौर्योत्तर काल और थोड़ा सा एक दो पॉइंट आगे के कालों को हम लोग देख लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सिक्के तो मिले नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि उस समय वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम तो था ही, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज तो होता ही था। और ये हमें प्रमाण इसलिए मिला है क्योंकि हमें कुछ चीजें जो है इस क्षेत्र की उस क्षेत्र में मिली, उस क्षेत्र के इस क्षेत्र में मिली, इसीलिए हमें पता चलता है कि चीजें आना जाना हुआ करता था। तो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में उसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है, लेकिन यहां से हमें किसी भी तरीके की मुद्रा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैदिक युग के बारे में मुख्यतः एक ग्रामीण संस्कृति थी, क्योंकि हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय खत्म हो गई थी और थोड़े पीरियड की हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। उसके बाद जो नया युग शुरू होता है वो वैदिक युग था। तो वैदिक युग एक ग्रामीण संस्कृति थी, यहां से भी हमें किसी नियमित मुद्रा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब हमें यहाँ पे भी किसी प्रकार के नियमित मुद्रा के रूप नहीं मिलता है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन वैदिकोत्तर काल में दिखाई देता है। वैदिकोत्तर काल में हमें सर्वप्रथम मुद्रा का प्रयोग दिखाई देता है और इसी वैदिकोत्तर काल में हमें कौन सी मुद्रा देखने को मिलती है? पंच मार्क मुद्रा, आहत मुद्रा। अब आहत आप समझ ही होंगे, आहत जैसे किसी को आहत करना, चोट पहुंचाना, उस पर चोट करना, मारना, आहत। तो एक तरीके की सील या कुछ बना लेते होंगे और उसको एक धातु के टुकड़े पर जब मारते होंगे तो उस पर निशान जो छूट जाता होगा और उसको काट लेते होंगे, तो उसी को आहत सिक्का बोलते थे। भारत की सबसे पुरानी मुद्रा को आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, क्योंकि धातु के टुकड़े पर पंच, थप्पा या चोट करके या मारकर कुछ चिन्ह बना दिया जाता था। इन चिन्हों में मुख्यतः सूर्य, चक्र, पीपल आदि के चित्र होते थे। अब हमें जब ये पीपल, चित्र और ऐसी चीजें मिलेंगी तो हमें ये पता चलेगा कि अगर सिक्कों पर पीपल, सूर्य, चंद्र इस तरीके की आकृतियां हमें मिल रही है, तो हमें बस इतना पता लग गया उनके धर्म के बारे में। उनके धर्म के बारे में कि हाँ, क्या पता वो चांद की पूजा करते हो, वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, वो पीपल की पूजा कर रहे हैं। हमें कोई आर्थिक पक्ष वहां पे नहीं मिलेगा, हमें कोई सामाजिक पक्ष वहां देखने को नहीं मिलेगा, हमें कोई राजनीतिक पक्ष नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप सोच के देखिए कि अगर सिक्के पर किसी राजा की आकृति हमें देखने को मिल गई, तो उस राजा की वेशभूषा भी वहां पर हमें देखने को मिल गई। उसने लंबे लंबे बूट पहने हैं, फ्रॉक जैसी पैंट पहनी हुई है और ऊपर उसने बहुत सारी चीजें अपने पहनी हुई है और उसी के साथ नीचे हमें उस राजा का नाम देखने को मिल गया और उस सिक्के के पीछे हमें उस राजा से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल गई, उसका समय काल देखने को मिल गया, उसका राज्य देखने को मिल गया, लिखा हुआ मिल गया। तो लिखा हुआ जिस शैली में होगा वो हमें शैली पता लग गई, जिस लिपि में होगा वो हमें लिपि पता चली गई, वो राजा की वेशभूषा हमें पता चल गई, उसमें अगर कोई धार्मिक चिन्ह है तो हमें उसका धर्म पता चल गया। कनिष्कों ने ये सब चीजें, ये विशेषताएं अपने सिक्कों में शामिल करी, इसीलिए कनिष्कों के सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। कनिष्कों के सिक्के
भारतीय इतिहास या मौर्योत्तर काल को जानने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें हमें कुछ ऐसी विशेषताएं, ऐसी चीजें मिल रही हैं जो इससे पहले के कालों में हमें देखने को नहीं मिली। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत नियमित जानते हैं, हम वैदिकोत्तर काल के बारे में साहित्यों से जानते हैं, मौर्य काल के बारे में हम लोग कई चीजों से जानते हैं, अभिलेख साक्ष्य, साहित्य साक्ष्य। लेकिन मौर्योत्तर काल में जो हम जान पा रहे हैं वो सिक्कों से बहुत हमें महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त हो रही हैं। यहां महत्वपूर्ण यानी वैदिकोत्तर काल में महत्वपूर्ण बात यह है, इन सिक्कों पर सिर्फ चिन्ह यानी किसी तरीके के सिंबल होते थे, कोई लेख नहीं होता था, ना ही किसी इशुइंग अथॉरिटी के जैसे राजा या शासन करने वाले का नाम नहीं होता था, ना किसी तारीख, उसकी आकृति आदि होती थी। इशुइंग अथॉरिटी का नाम नहीं पता हमें। हाँ, अगर इशू सिक्का अगर कोई बना रहा है तो कोई तो बना ही रहा होगा, कोई अथॉरिटी तो है, लेकिन वो कौन है? क्या वो राजा बना रहा है, क्या वो व्यापारी बना रहा है, क्या? हाँ, अब नाव का चित्र है तो हम समझ जाएंगे कि व्यापार ने बनाया, लेकिन उस पर क्या पता ना बनाए हो उसको व्यापारी ने, किसी और ने बनाया हो। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हाँ ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि व्यापारी, ये नाव या ट्रेड जैसे इसमें चिन्ह बने हुए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए हैं तो क्या पता व्यापारियों ने बनाए हो। लेकिन सोच के देखिए, अगर उस पर नाव बनी हुई है और पीछे लिखा है नाविक व्यापार, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा, और उस पर डेट लिखी है, उस पर राजा लिखा है, उस पर देश लिखा है, तो हमें कितनी चीजें उससे पता लग जाती हैं। इस काल में सिक्के बनाने की तकनीक पेपर कटिंग मेथड और ड्रॉपलेट मेथड थी। ड्रॉपलेट मेथड मतलब किसी मेटल को गलाया और उसको ऐसे छोड़ दिया। आप जैसे आप मोमबत्ती को आप जलाएं, मोम को आप जलाएं, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वहां पे एक नीचे गिरने के बाद जो लिक्विड वाली मोम है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो वो जो सख्त वाली है आप उसको निकाल लीजिए और उसको सिक्के की तरह इस्तेमाल करिए। इसी को ड्रॉपलेट मेथड बोलते हैं, यानी किसी मेटल को गलाया और उसको छोड़ दिया, नीचे टपका दिया, और जब वो जम गया तो उसको जी ये हमारा सिक्का है, इसको यूज करेंगे हम। ये हमने वैदिकोत्तर काल के बारे में सिक्के समझे। मौर्य काल के सिक्के जो थे, इस काल में भी सिक्के मुख्यतः पंचमांग थे, हालांकि इनकी बनावट और तकनीक में थोड़ा सुधार हुआ। तकनीक और इसमें सुधार क्या हुआ होगा, जो कटिंग मेथड था उसमें थोड़ी सी आर्ट फॉर्म आ गई होगी, यानी अब वो काट जो रहे होंगे वो एक ही शेप के काट रहे होंगे, ये नहीं है उल्टा सीधा काट रहे हैं। पहले तो क्या, पेपर लिया और ऐसा पेपर लिया या मेटल का टुकड़ा लिया और इसी मेटल के टुकड़े को काट दिया, और काटने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा ये हमारा सिक्का हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है इस काल में, वो सिक्का एकदम एग्जैक्ट जितना उनको चाहिए, और जितने भी सिक्के वो बना रहे हैं वो कुछ मानक प्राप्त होंगे, उनको एक ही तरीके से काट रहे होंगे, इस तरीके से उनको बना रहे होंगे, तो कुछ सुधार उनकी तकनीक में और बनावट में सुधार हुआ, शेप देने लग गए होंगे। मौर्य काल में सिक्कों पर राज्य का नियंत्रण होता था। हमने एक चीज और समझी थी कि मौर्य काल लगभग हर चीजों पर टैक्स ले रहा था। मौर्य काल एक ऐसा शासन था, एक ऐसा शासन काल था जिसमें हर चीजों पर टैक्स लिया जा रहा है। यहां तक कि हमने देखा था कि गणिकाओं, प्रोस्टिट्यूशन पर प्रोस्टिट्यूट से भी कर लिया जाता था। अब और हमने देखा मोनोपोली थी, राज्य के कई क्षेत्र पर मोनोपोली थी, सिक्के बनाने के क्षेत्र पर, खनन के क्षेत्र पर, और भी कई चीजों पर उनकी मोनोपोली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं ली, मिस करिए, तो जरूर से वो क्लास ले लीजिए, इंडिविजुअल एक टॉपिक हमने बनाया था। तो जो टैक्स इतना ले रहे हैं उनका सिक्कों पर भी मोनोपोली थी, सिक्के के क्षेत्र में। अब आपको यहां यह समझना है कि सिक्के जो है मौर्य काल में किस तरीके से कंट्रोल हो रहे थे और उनका क्या क्या नाम था। तो आप ये जानते हैं कि राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी राजकीय टकसाल का अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। पहली बार हमें एक टकसाल का सीनियर ऑफिसर मिल रहा है, पहली बार मौर्य काल में हमें पहली बार एक सिक्का बनाने वाले टकसाल का हमें क्या मिल रहा है, लक्षण अध्यक्ष क्या था, अधीक्षक। किसी छोटे टकसाल का प्रमुख, लक्षण अध्यक्ष का सहयोगी स्वर्णिक होता था। स्वर्णिक, अब ये स्वर्णिक कौन है, आप ऐसे समझते रहिए कि पहला जो सीनियर ऑफिसर है वो लक्षणाध्यक्ष है, उसके बाद स्वर्णिक है, और उसके बाद एक और अधिकारी है जिसको रूप दर्शक बोला जाता था, और ये रूप का दर्शक रूप को देखता था। रूप क्या है, सिक्का।
अर्थशास्त्र में सिक्कों को रूप कहा गया है तथा सिक्कों को जांच करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक। तो पहले अधीक्षक कौन हुआ करता था? लक्षणाध्यक्ष, उसके नीचे होता था सौनिक और फिर होता था रूप दर्शक। तो ये इतने अधिकारी हमें पहली बार देखने को मिल रहा है एक टकसाल के विषय में। इस काल के कुछ प्रमुख सिक्के निम्नलिखित थे। पढ़, ये पढ़। अब हम जानते हैं कि सैनिकों का यानी मौर्य काल के सैनिकों का जो वेतन था वो कैसे दिया जा रहा है। सैनिकों का जो वेतन है वो पढ़ों में दिया जाता था, यानी घोड़े वाला सैनिक है तो उसका अधिक पढ़ दिए जाएंगे, और पैदल सैनिक है तो उसको अधिक, आपको तलवार बहुत अच्छी चलानी है आपका अधिक पढ़ है। इस तरीके से ये चांदी का सिक्का था जो मौर्य की राजकीय मुद्रा थी। समस्त अधिकारियों की वेतन पढ़ में ही दिया जाता था। और भी दो तीन तरीके की हमें मुद्राएं जानने को मिलती है मौर्य काल में। माशक, कांकड़ी, या कांकड़े भी कई बार आपको सुनने को मिल जाएगा, तो माशक या कांकड़ी। और ये जो माशक और कांकड़ी थे ये तांबे के सिक्के थे। अब हमें मौर्योत्तर काल में सिक्के समझने। तो हिंद यूनानियों ने पहले से चली आ रही भारतीय मुद्रा में कई तरह के परिवर्तन किए। हिंद यूनानियों ने मौर्योत्तर काल में ही हिंद यूनानियों ने कई परिवर्तन किए। अब इनके परिवर्तन क्या थे? इनके सिक्के सांचे में ढले होते थे। क्या होते थे इनके सिक्के? सांचे में ढले होते थे। अब सांचे में जब सिक्के ढल रहे हैं तो उनका एक नियमित आकार होगा, नियमित उनका वजन होगा। मैंने उस समय कनिष्क बोल दिया, वो फ्लो में निकल जाता है, कई बार हो जाता है ऐसी गलती। आप इसको समझते रहिए कि इंडो ग्रीक्स ने यानी विदेशी शासकों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने सिक्के सांचे में ढाले। और जब ये सांचे में ढाल रहे हैं तो इनका सांचे में ढालने से क्या होगा? सांचा क्या होता है? आपको एक चीज बताता हूं। एक मोबाइल फोन उठाइए किसी भी कंपनी का, और उसी कंपनी के उसी मोबाइल फोन का सारे मॉडल्स उठा लीजिए, चाहे 1 लाख मॉडल उठा लीजिए आप, वो सारे मॉडल, वो सब चीजें एक ही तरीके की होंगी, एक ही उनकी शेप होगी, एक एक जगह पे जहां पे बटन होते हैं, छेद होते हैं, वहां एक एक चीज मौजूद होगी। सब मॉडल्स में, सारे फोनों में, चाहे 1 करोड़ उठा लीजिए आप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब चीजें अब सांचों में बनती है। सांचे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर हमें एक चीज बहुत ज्यादा बनानी है और एक ही आकार, एक ही वजन की बनानी है। तो सांचे जब बनेंगे तो आकार और वजन उनका निश्चित हो जाएगा कि इस सांचे में उससे ज्यादा चीज आएगी नहीं। तो जब उससे ज्यादा चीज आएगी नहीं तो ना उसका वजन बढ़ेगा ना उसका आकार चेंज होगा। पहली बार जारी करने वाले शासक की जानकारियां तथा जारी करने की तिथि आदि का प्रचलन भी हुआ। यही कारण है कि इस काल के इतिहास को जानने के लिए सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है इस काल को जानने के लिए। इस काल में पहली बार लिखित एवं आकृति युक्त सिक्के चलाए गए, जिसमें एक और राजा की आकृति तथा एक और देवता की आकृति बनी होती थी। और ऐसा समझ लीजिए कि एक तरफ यूनानी राजा की, एक तरफ भारतीय देवता की, और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एक तरफ यानी फ्रंट में देवता की है और पीछे राजा की है। इन्होंने सर्वप्रथम द्विभाषीय सिक्के भी चलाए, जिसमें एक तरफ यूनानी भाषा और लिपि, दूसरी तरफ प्राकृत भाषा या खरोष्टी लिपि में अंकन होता था। ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिक्के अगर चला रहे तो अपनी भाषा में चलाएं। रीजन है, देखिए, जब भी कोई शासक अपने आप को स्थापित करना चाहेगा, वो चाहेगा कि लोग, तानाशाही के क्षेत्र में तो ऐसा खैर कतई हो ही नहीं सकता है, लेकिन उस समय के राजा भी बहुत समझदार होते थे कि वो जनता को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे सिक्के या मेरा अधिकारी क्षेत्र जो है मेरा, वो बढ़े। और जब वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सिक्के चलाएंगे, अपनी भाषा भी लिखी हुई है और दूसरे राज्य की भाषा भी लिखी हुई है। अब दूसरे राज्य को वो लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज क्या होता है, भारतीय रुपया आप विदेश में, अमेरिका में नहीं चला सकते, आपको डॉलर लेके जाना पड़ेगा। यानी आप भारत में पहले एक्सचेंज कराएंगे या और फिर वहां जाके उस डॉलर को चलाएंगे। लेकिन उस समय क्या हो रहा है, आप एक क्षेत्र से निकले जिस पर यूनानी भाषा लिखी हुई है, आप उत्तरी भारत से निकले, आप गंगा घाटी वाले क्षेत्र में गए और वहां पर भी वो सिक्का चल जाएगा, क्योंकि उस पर प्राकृत या खरोष्टी लिपि भी छपी होती थी। सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाए। कुषाणों से संबंधित हमें देखना है। कुषाणों ने सर्वप्रथम रोमन मानकों के अनुसार सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने तांबे के भी अत्यधिक सिक्के चलाए। भारत में नियमित रूप से
सिक्के जारी करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, रोमन मानकों यानी रोमन स्टैंडर्ड के हिसाब से सिक्के बना रहे हैं। अब रोम के सिक्के जो होते थे वो बहुत वेल मेंटेन्ड सिक्के होते थे, वेल वजन में एकदम एक्यूरेट होते थे। तो उन्होंने इन मानकों के हिसाब से सिक्के बनाए। कुषाणों के सिक्कों पर सर्वाधिक देवी देवताओं, ग्रीक, ईरानी, रोमन, भारतीय के चिन्ह अंकन मिलते हैं। इससे हमें इनकी सहिष्णुता का प्रतीक, जो इनका भाव था वो पता लगता है कि ये किसी भी अपने धर्म को थोपना नहीं चाहते थे, इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहते थे कि नहीं मेरा ही धर्म प्रचलित हो। ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सातवाहन के सिक्के, तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए और इसके अतिरिक्त तांबे व मिश्रित धातु के भी सिक्के सातवाहनों ने जारी किए। दक्षिण भारत में चांदी की कमी की वजह से इनके सिक्कों में चांदी की मात्रा कम होती थी। इनके सिक्कों पर जहाज, मछली, शंख आदि की आकृति मिलती है, जिससे एक समृद्ध समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। वही फिर से बात आ गई, लोकल चीजों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी भी चीज में, तो इनके सिक्कों पर हमें जहाज, मछलियां, सिक्के, ये सीप आदि के चित्रण मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहली चीज तो समुद्री व्यापार इनका वहां से ट्रेड होता था, समुद्री व्यापार इनका वहां से होता था। तो एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सोने के सिक्के थे इसके बारे में बहुत जरूरी है आप समझ लीजिए कि सबसे पहले सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम चला रहा है वो इंडो ग्रीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के, अगर प्रश्न आ जाए, प्री में आ सकता है ये प्रश्न, मेंस में तो नहीं आएगा, आपको बताने के क्रम में आएगा। तो अगर ये आ जाए प्रश्न कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चला रहा है, तो आपको जवाब देना है इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सवाल आता है सबसे शुद्ध किन्होंने चलाए, तो सबसे शुद्ध कुषाणों ने चलाए और सबसे नियमित यानी रेगुलर बेसिस पर भी इन्होंने ही चलाए। हालांकि बाद में इनके सिक्कों में सोने की मात्रा कम हो गई, लेकिन सबसे शुद्ध पहले इन्होंने ही चलाए, क्योंकि हमने देखा कि कनिष्क के काल में कनिष्क का जो कब्जा था वो सिल्क रूट की कई ब्रांचेस पर, कई रूट्स पर उसका कब्जा था और इसी कब्जे से वो पारगमन शुल्क बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। इस तरीके से जो सोना था और चांदी था भारत में बहुत ज्यादा आ रहा था। और अधिक मात्रा में सिक्के किसने चलाए, तो गुप्तों ने चलाए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा अधिक। लेकिन एक चीज आप समझते रहिए, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है ना किसी भी चीज में, तो क्वालिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। आप आज से 10 साल 15 साल पहले अगर किसी दुकान पर, किसी भी खाने की दुकान पर कुछ खाते थे, कुछ भी आप खाते थे, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और उस समय वो बेच भी 10 रुपए के थे। लेकिन आज उन्होंने चीज बढ़ा दी, प्लेट बहुत बड़ी कर दी, उसमें सब्जी रोटी बहुत ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार कर दी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो जब भी क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी और अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्वालिटी गिर जाएगी। उस समय भी हमें ये देखने को मिल रहा है। अगली क्लास में हमें प्रशासन के बारे में देखना है, प्रशासन पर प्रभाव क्या पड़ा। हमें प्रशासन पर प्रभाव देखना है, इंडो ग्रीक का, शक का, पार्थियंस का, कुषाण का, सबका प्रभाव देखना है। ऐसा है कि पहले भी भारत में अपनी कोई प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक जो तौर तरीका था वो मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भारत में भी पहले से था, प्रशासन भारत में पहले चल रहा था, बहुत शासकों ने चलाया। और अब ये जो विदेशी आए इन्होंने बहुत सारे उसमें चेंजेस कर दिए। वो चेंजेस क्या थे वो हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।